धन्यवाद चेयरमैन सर। मैंने शुरू किया जैसे वैसे ही मेरे भाषण में इंटरप्शन हुआ है, तो अनुरोध का करूंगा उसको शुरू से भी किया जाए। महोदय, मुझे पहले भी एक मौका मिला था डिबेट शुरुआत करने की। फुल 20 मिनट्स। जी हाँ, मुझे डिबेट करने का शुरुआत मिला था जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बना था उस पर मैं एज चेयरमैन की हैसियत से मुझे 31 मिनट बोलने का यहाँ मौका दिया गया था। उसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी लीडरशिप का। महोदय, आज का जो विषय है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल जो 2024 में एक्ट बना है, उस एक्ट के उसमें परिवर्तन करने के लिए लाया गया है और इसका उद्देश्य है जो 24 में बने अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो बहुत ही प्रभावी हो। नंबर 2, सभापति महोदय, इस कानून का उद्देश्य लोगों की और जो संगठित गिरोह हैं, संस्थाएं हैं, जिसका विवरण हमारे मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी दे चुके हैं, उनका अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने का मतलब है। दूसरा महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय, जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की, 2 महीने में प्रोसीजर है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है, BNSS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लॉयर 2 से ज़्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। इसमें महोदय व्यवस्था की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1 से अधिक, जो इसको त्वरित रूप से इस केस का प्रोसिक्यूशन कर सके। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स महोदय, आमतौर पर जो विवेचनाएं होती हैं, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूं, उसमें एक इंस्पेक्टर या DSP जांच करता है। लेकिन जब STF बनती है तो एक सीनियर अफसर के उसमें एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है, जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय, जब BNSS बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक जिलों में मोबाइल लैब की व्यवस्था कर दी है महोदय। इसके अलावा केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा ये है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई, संगठित गिरोह बने, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय, इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल, 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे जुड़ते हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, और इसके अलावा जो उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। तो ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं महोदय, वी हैव लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। एज ए होम मिनिस्टर ही हैज लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। जाकर सीमाओं पर बात करते हैं BSF के जवानों से, CRP ITBP के जवानों से, और उसी का परिणाम है सभापति महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका, उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया। इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था,
मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए, देश के लिए सबसे खतरनाक है। लेकिन महोदय, एक वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना। नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे हजारों जवान मारे गए। महोदय, 2010 में छत्तीसगढ़ में हमारे सभी सदस्यों से आग्रह है कि विषय पर बोलें। सीआरपीएफ के, और ये मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था 31 मार्च 2026 को नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। महोदय, इस देश का आबादी का जितना बांग्लादेश का एरिया उतना नक्सलियों के कब्जे में था। जी हाँ, और उसको किया गया जब इन्होंने अमित शाह जी पर आरोप लगाया। देखिए, कुछ कहें तो सर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी एक आ गया कि जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी चली, उसमें टीयर गैस गन चला। ये भी कहा गया साहब किसने आदेश दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा क्लियर कट प्राविधान है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट, जहां जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में, और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ पर जो फोर्स यूज होता है, सबसे पहले हम लोग वार्न करते हैं, जो यहाँ पर वार्न किया गया, लाउड हेलर से वार्न किया गया, और उसके बाद जब भीड़ तब भी नहीं हटती है तो हम वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, वो भीग जाएं, भाग जाएं, जो यहाँ किया गया। और उसके नहीं करते तो टीयर गैस गन का फायर करते हैं, सेल का, दिस ए नॉन लीथल वेपन। और उसके बाद रबर बुलेट का प्रोविजन है। पैलेट गन के बारे में बहुत कहा गया, पैलेट गन, पैलेट गन। मैं पैलेट गन के बारे में कहता हूं नहीं चली। और पैलेट गन है क्या? पैलेट गन महोदय 12 बोर बंदूक होती है, और उसमें 6 नंबर का छर्रा हम लगाते हैं, और उसमें अगर फायर होता है तो स्किन डीप इंजरी आती है। मैं जब डीजीपी उत्तर प्रदेश था तो मैंने तब 1000 वो 12 बोर गन मैंने यूपी पुलिस के लिए खरीदा था। मकसद क्या है उसका? प्लीज, मकसद ये है श्रीमान, सीट पर बैठकर मकसद ये है, मिलेगा तब आप बोलेंगे ना। आपको महोदय मकसद ये है कि क्राउड पर अगर वो नॉन लीथल वेपन से नहीं हटती है तो उन पर राइफल से गोली न चलानी पड़े सभापति महोदय। इसीलिए नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल होता है। और महोदय, कहा गया गोली चलाएगी कांग्रेस के सबसे बड़ी लीडर ने। महोदय, गोली चलाई गई थी ही पार्लियामेंट के सामने 7 नवंबर 1966 को, जब यहाँ साधु थे, संत थे, गायें थी। क्या मांग था उनका? मांग था गो हत्या ना हो। और यहाँ पर सीधे 303 राइफलों से गोली चलाई गई थी। 8 संत की हत्या हुई थी, गायों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, इनके पार्टी की दूसरी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी करपात्री जी ने, महाराज ने साथ दिया था। उन्होंने कहा था मैं संतों का खून माफ करता हूँ, लेकिन जो गौ माता की हत्या हुई है उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो ये महोदय गोली तो ये लोग चलाते थे। महोदय, अभी कहा गया असम में किए, बंगाल में किए, और बड़ी हठधर्मिता बीजेपी की रही कि छात्रों से इन्होंने वार्तालाप नहीं किया। हमारे मंत्री जी बैठे हैं यहीं पर, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय नड्डा जी, जब हुआ तो उन्होंने वार्तालाप किया छात्रों से किया, असामाजिक तत्वों से नहीं किया, पूरा प्रयास किया। और महोदय, हठधर्मिता थी कांग्रेस की। 1983 फरवरी इलेक्शन होना था असम का, उसमें ऑल असम स्टूडेंट संग्राम परिषद आसू और वहाँ के संगठन क्या डिमांड कर रहे थे कि चुनाव कराने के पहले जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनके वोटों लाखों लाख न डालेंगे, उनको हटा दो तब चुनाव कराओ। लेकिन हठधर्मिता ये हुई कि नहीं किया गया, अनशन जोर पकड़ा। और फरवरी 83 में नेली नरसंहार हुआ था महोदय। नेली 3000 से ज्यादा लोग मारे गए सर। तो ये हत्याएं तो ये कराते थे।
कश्मीर हम अभी भूले नहीं है महोदय। ये लोग कह रहे हैं कि साहब आपने कुछ नहीं किया, अरे आप ही की सरकार थी, हजारों लाखों पंडित भगा दिए गए और वहां धर्मग्रंथों से, धर्म स्थलों से ऐलान होता था हिंदुओं चले जाओ, और क्या क्या मैं उसको यहाँ पर अपना उसको कह करके मैं अपने को कष्ट नहीं देना चाहता, और तब ये लोग चुप थे। आज भी उन पंडितों के बारे में जब कोई होता है तो उसकी बात नहीं उठाते। अब सभापति महोदय आता हूं मैं। अभी हमारा समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का मैं बयान पढ़ रहा था कि साहब नीयत साफ होनी चाहिए, पेपर परीक्षा पर साफ नीयत जरूरी है। महोदय हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है, और नीयत साफ ना होती तो 2024 में ये हम एक्ट नहीं लाते। और उत्तर प्रदेश में महोदय हमारी नीयत साफ थी। जब 1992 में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तो नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे। महोदय यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, मैं भी उसी बोर्ड का रहा हूँ, उसी बोर्ड से पास किया हूँ। और जब ये हुई, ईमानदारी से परीक्षाएं होने लगी, क्योंकि जब एक सरकार 1989 में आई थी तो नकल का बोलबाला था, इसलिए जरूरत पड़ी, तो हमारी नीयत साफ थी। लेकिन जब 1993 का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने खुलेआम कहा था हमारी सरकार आएगी, कोई लड़का फेल नहीं होगा। महोदय परीक्षा में परीक्षा देते हैं तो फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। महोदय मैंने सन 70 में हाई स्कूल का इम्तहान दिया है और मेरी 77% पर यूपी में 43rd रैंक थी। मैंने 72 में इंटरमीडिएट दिया है तो मेरी 79% पर 10th रैंक थी। महोदय उस समय अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट 30-35% आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हाई स्कूल का 40% टच हुआ, बहुत अच्छा आया। तो उस समय कहा गया कोई फेल नहीं होगा, और धुआंधार नकल हुई। बच्चे जाते थे किताबें लहराते हुए, एक पार्टी का जिंदाबाद बोलते हुए, और महोदय वहीं से शिक्षा माफिया की, नकल माफिया की शुरुआत हुई। और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश नकल माफिया की राजधानी बन गई। दूसरे स्टेट के बच्चे आते थे, एग्जाम देने आते थे। तो महोदय ये हाल हमारे उत्तर प्रदेश का रहा। अब आता हूं महोदय, इतना क्योंकि समय भी मैं देख रहा हूं। उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ, एक सरकार आई 2003 से 2007, और उसमें पुलिस जवानों की भर्तियां हुई, और जब भर्तियां उसमें 14 IPS अफसर थे, उन्हीं को बार बार लगाया जाता था। और जब सरकार बदली 2007 में तो उसकी जांच हुई। जब जांच हुई तो उसमें देखा गया कि रिटर्न में लड़का कॉपी के अंदर 2 नंबर पाया है, कवर पेज पे 20 नंबर, और जो एग्जामिनर थे पता चला उसके अंदर अपने हाथ से लिख दिए। और जब जांच हुई 14 IPS अफसर सस्पेंड होते महोदय, और उस जांच में निकाले गए। उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग क्लीन हैं उनको पास कर दीजिए, और जो लोग गड़बड़ किए, जिनकी कापियां हाथों से लिखी गई हैं, उसको जो है छोड़ दीजिए। तो महोदय यूपी में हुआ। अब उसके बाद क्या था महोदय, हम ही DGP थे, तो हम लोगों ने बनाया भर्ती परीक्षा और प्रोन्नति बोर्ड। उस समय कोई मुझसे कहता था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आज चाहें कि एक सिपाही भर्ती करवा लें तो नहीं करा सकती, और वो परीक्षा फुल प्रूफ थी। उसके बाद सर 2012 में सरकार आती है, फिर समाजवादी पार्टी की, तो ये कहा गया उसमें कि हम देखेंगे कि ये लोग, इनको कोई दिक्कत ना हो सिपाही भर्ती में। तो महोदय ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। परीक्षा जो होता था रिटर्न एग्जाम, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, रिटर्न खत्म कर दिया गया, और केवल जो कुछ फिजिकल होता है, गेंद फेंका 20 फीट लिख दिया 60 फीट, और वो किया गया, और वो करके लिखित परीक्षा ही खत्म कर दिया गया। और जो नकल करके बच्चे लाए थे 80%, 90% हाई स्कूल इंटरमीडिएट उस पर, और उस पर महोदय सिपाहियों की भर्ती हुई, भ्रष्टाचार हुआ। तो महोदय ये चीजें, इतना ही नहीं छोड़ा गया। पीसीएस हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश PCS, उसमें भी घपला किया गया। एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया जिसका आपराधिक इतिहास था, उसकी क्षमता नहीं थी,
2013 से ही बच्चे उसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे थे और महोदय हाई कोर्ट का उसमें आना पड़ा और उस चेयरमैन की अनिल यादव जी की जो वो थी उनको निकाल दिया गया। महोदय पीसीएस में गड़बड़ी हुई, तमाम ऐसी जगहों पर सेंटर बनाए गए जो एसडीएम डीएसपी भर्ती करती है रूरल एरिया में जहां नकल हो सके। एक जगह है करहल सर, मैं एसएसपी टावा भी रहा हूं, मैनपुरी उसके बॉर्डर पर है, इंटीरियर में सेंटर बनाए गए कि नकल कर सकें। और उसके बाद सर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू 200 नंबर को होता था पीसीएस में। उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको 80-90 नंबर मैक्सिमम, ओबीसी के 100 नंबर 105 नंबर और एक जाति विशेष के लोगों को 130 से 140 नंबर दिए गए महोदय। और उसमें भी गड़बड़ियां हुई, उसमें जांच हुआ, सीबीआई ने जांच किया, लेकिन महोदय वो जब चेयरमैन हटाए गए तो उसके पहले उन्होंने खेल खेल दिया। उन्होंने आदेश किया कि 6 महीने से जो ज्यादा रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वीड आउट कर दिया जाए। जब सीबीआई जांच करने गई तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला महोदय। तो ये पार्टी ऐसी रही जहां नकल को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, संस्थागत रूप दिया गया। और आज कहा जाता है कि साहब परीक्षा पर नियत साफ होनी चाहिए, नियत तो हमारी साफ है महोदय। अब बात अभी मैं सुन रहा था SC/ST का, महोदय मैं भी अनुसूचित जाति का हूँ। अनुसूचित जाति के साथ साथ मैंने देखा कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जाति हुई है। उत्तर प्रदेश में एक संस्था चल रही है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें दलितों को भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें दलितों को भी भ्रमित किया जा रहा है महोदय। वो पार्टी जिसने बाबा साहब के नाम पर बना था कन्नौज मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब का नाम हटा दिया। इतनी नफतर बाबा साहब से जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब जाकर उसका नाम हुआ भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क है महोदय, 376 एकड़ का पार्क है महोदय, उसका नाम था भीमराव अंबेडकर ग्रीन गार्डन। जैसे ही 2012 में पार्टी पावर में आती है, बाबा साहब की नाम पट्टिका नोच कर फेंक दी गई महोदय, और हो गया जनेश्वर मिश्रा पार्क महोदय। इतना नहीं, अभी गुरु पूर्णिमा थी, मैं संत श्रीमद रविदास जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो हमारे प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के, काशी के, सीर गोवर्धनपुर के जो उनका जन्म स्थान है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, कई बार गए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी गए और वहाँ गए, पहले और पार्टियों के लोग नहीं जाते थे। और एक जिला है महोदय बनारस का भदोही, भदोही जिले का शिक्षा जुड़ा महोदय इसमें, और भदोही का नाम था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे संत रविदास नगर। ऑर्डर पे है मिस्टर मनोज झा, प्लीज। हाँ मनोज जी, प्लीज रूल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, रूल। Thank you so much. Under Rule 110, that pertains to a scope of debate. पूरा देश देख रहा होगा। माननीय मनोज जी, चेयरमैन हैज मेड क्लियर टू ऑल। संजीदगी कहाँ चली ऑनरेबल गई? चेयरमैन हैज मेड क्लियर टू ऑल, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। प्लीज टेक योर सीट। जो जिन्होंने प्लीज टेक योर सीट, यू कंटिन्यू। जी महोदय, प्लीज। तो आज माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, डिबेट आरंभ होने के पहले ही माननीय चेयरमैन ने इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया, वो आप सबके लिए एप्लीकेबल है, आप सबके लिए एप्लीकेबल है। प्लीज। भदोही का नाम द्वारा रखा संत रविदास नगर, दलितों का सम्मान महोदय। जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां हुई हैं, 9 लाख भर्तियां हुई हैं, कोई जांच नहीं, क्लियर और बिल्कुल ईमानदारी से हो रही है। पुलिस में 2,38,000 भर्तियां हुई हैं महोदय, और उसमें महिलाओं की भागीदारी करीब 40 लाख है। और योगी आदित्यनाथ जी ने 3 महिला बटालियन बनाई महोदय, PSC प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री फोर्स है स्टेट की, मैं भी उसका DG भी रहा हूँ। और उसमें क्या बटालियन बनी गई है? अवंती बाई लोधी बैकवर्ड, उदा देवी पासी 1857 की वीरांगना, उनके नाम पर बटालियन, और झलकारी बाई कोरी, उनकी बटालियन बनाई गई है। महिलाओं की जो पहली बार ये हुआ है बटालियन बनाई गई और उसको सम्मान किया गया। तो महोदय इस तरह से अब ये बात आई शिक्षा की,
महोदय मैं ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूं यूपी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी का एक सेम है, 1916 का BHU और 1920 का अलीगढ़। लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों को रिजर्वेशन नहीं देती है, जामिया मिलिया नहीं देती है। क्यों नहीं देते? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार का, हमारे सबका जो टैक्स का पैसे चलता है। लेकिन दलितों को हमारे कांग्रेसी भाई नहीं बोलेंगे उस पर, समाजवादी नहीं बोलेंगे कि दलितों को क्यों नहीं दिया गया। अगर दलितों को दिया गया होता तो आज हमारे हजारों इंजीनियर डॉक्टर ये होते, जो इन्होंने वंचित कर दिया। और हमारे कांग्रेसी भाई इतने दिनों तक रहे, आजादी के बाद इनके जितने मिनिस्टर्स हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, चाहे वो नूरुल हसन साहब का हो, चाहे हुमायूं कबीर हों, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 1968 में कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं कर सकते। सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं माना गया, उस पर ये नहीं बोलेंगे कि दलितों को रिजर्वेशन को क्यों नहीं दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सब। हाँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर। अभी एक संजीव मुखिया का नाम बताया गया। थैंक यू महोदय, ऐसा है इन्वेस्टिगेशन में जब हम करते हैं तमाम देखेंगे नामजद होते हैं, नामजद होने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। जब इन्वेस्टिगेशन होता है थारो तो उसमें तय होता है कौन मुलजिम है कौन नहीं। अब तक फाइनली चार्जशीट लगती, जहां मुखिया की बात है उसको उठाया गया, जांच किया गया, लेकिन CBI को उस नीट की परीक्षा में असंलिप्तता नहीं। लेकिन बिहार के और केस में था, वो जेल में था, जेल में गया, वो भुगत रहा है। लेकिन इस चीज को बताया गया कि साहब छोड़ दिया गया, ये फर्जी नैरेटिव है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सब तो फर्जी नैरेटिव गढ़ने के माहिर है। सभापति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।